जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द कॉमसेट्स एनटीएस टेस्ट, चाहे वो कॉमसेट्स का टेस्ट हो या फिर वो एनटीएस नेट हो। ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए समझना, सुनना और इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को लाजमी तौर पर कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों का ये कल का पेपर जो है वो बेहतरीन हो सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है यार। वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, और हाँ, उन दोस्तों को शेयर लाजमी तौर पर करना जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एनटीएस कॉमसेट्स एनटीएस। सबसे पहला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स possessed by singleton set is। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगलटन सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। सही है जी, यानी कि सिंगलटन सेट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। वन यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होते हैं सिंगलटन सेट में वो वन ही होते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय द वाटर पंप इज डायरेक्ट। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन है टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय द वाटर पंप, यानी कि वाटर पंप और टाइम के दरमियान का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। फिर वो ये कह रहे हैं इफ अ पंप रेजेस, अब ये कह रहे हैं आगे, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे वो ये कह रहे हैं कि इफ अ पंप रेजेस 600 किलोमीटर वाटर इन 45 मिनट्स। वो ये कह रहे हैं कि अगर 600 लीटर जो वाटर है वो 45 मिनट्स में जा रहा है, सो कितना वाटर जाएगा एक घंटे में? कितना वाटर जाएगा एक घंटे में? सिंपल आपने वही यूनिटरी मेथड लगाना है और सिंपल अपने इसको सॉल्व कर लेना है, एंड यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 800 लीटर्स। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। सिंपल आपने निकालना क्या था, वाटर रेज्ड इन 60 मिनट्स कर लें या फिर इन 1 आवर कर लें, हमने ये चीज़ निकालनी है। सबसे पहले हमने निकाल लिया रेट ऑफ वाटर पर मिनट। सही है जी, यानी कि पर मिनट कितना रेट हो रहा है वाटर का, रेट ऑफ वाटर कितना है, सिंपल वो निकाला। इसका दूसरा हाल मैंने आप लोगों को बताया भाई, ये यूनिटरी मेथड कर लो। अब आपको पता है कि 600 लीटर 45 मिनट्स में जा रहा है, ठीक है, और आपने कितने कितने हाउ मच वाटर्स, कितने लीटर्स आपने निकालना है। जो चीज़ निकालनी होती है उसको राइट साइड पर रखो, यानी कि 45 इज इक्वल टू कितना करोगे, 45 इज इक्वल टू आप करोगे 600, फिर आप ये 45 मिनट्स है, फिर आप 1 मिनट के लिए करो तो 600 डिवाइड बाय 45, और फिर आप 60 मिनट के लिए करो तो 600 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड यू गॉट द आंसर। बहुत आसान तरीका बच्चों, मैंने आप लोगों को इस तरीके का ये बता दिया है। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड खास तौर पर जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन? भाई इनमें से कौन से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है? सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो वो ये कहता है कि जनाब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो यही हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। सही है जी, आगे चलते हैं। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अब वो ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। देखें, अब यहां पर ये चीज समझें कि वो ये कह रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड दी अदर डिक्रीजेस, यानी कि एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अब वो जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास कौन से प्रोपोर्शन में है? क्या वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह लो, रिलेशन कह लो, एक ही बात है। क्या वो एक डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कॉन्टिन्यूट रिलेशन है या नो रिलेशन है? सो ऑब्वियसली एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनवर्स रिलेशन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यूब रूट ऑफ 125, सिंपल इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं ले सकते तो आपको ये भी चीज पता है कि 5 का क्यूब जो है वो हमारे पास 125 होता है। सो 125 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी दफा रिपीट हो चुका है। क्या कह रहा है जनाब इसमें? वो ये कह रहा है स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 170 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि भाईजान हमारे पास एक स्क्वायर शेप पार्क है और वो हमारे पास 170 मीटर लॉन्ग है। अब जो रोड है वो 6 मीटर वाइड है एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री। एरिया निकालना है। एरिया किस तरीके से निकालते हैं आप लोगों को भी पता है, सिंपल आपने जो है वो एरिया निकालना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं अगर यहाँ पे सॉल्व हुआ हो। जी बिल्कुल, एरिया ऑफ द पार्क हमने निकालना है। अब देखें एरिया क्या होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। एरिया हमारे पास एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब यहां पर हमारे पास एरिया होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, मीटर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है। सही है। अब यहां पर आप इसको डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यहां पर एक आपको सोल्यूशन मैंने दिखा दिया है, आपने किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से कर लें, और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं दूसरे तरीके से कर लें। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से काम नहीं होने जा रहा, क्योंकि एरिया ऑफ द रोड पूछा है उसने ये नहीं कहा कि आपने जो है ना वो टोटल जो स्क्वायर है उसका एरिया बताना है, नहीं, आपने रोड का एरिया बताना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो एरिया ऑफ द पार्क निकाला 170 इंटू 170, ठीक है, 170 इंटू 170 करेंगे क्योंकि ये 6 मीटर्स वाइड उसमें शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो 170 इंटू 170 किया, आपके पास एरिया आ गया 28,900 स्क्वायर मीटर।
अब आपने एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द रोड निकालना है। पहले खाली आपने एरिया ऑफ द पार्क निकाला है, अब रोड उसमें इंक्लूड हो गई है, तो लेंथ इंक्लूडिंग द रोड, तो आपने क्या किया 170 प्लस 2 इंटू 6। ये किस तरीके से किया, सिंपल आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि 6 मीटर वाइड है तो 2 इंटू 6 करेंगे, 170 प्लस 2 इंटू 6 एंड यू गॉट द आंसर विच इज 182। अब आपने एरिया निकालना है इंक्लूडिंग द रोड, ठीक है, तो वो आपके पास हो गया 182 इंटू 182। अब ये जो दोनों एरियाज आए हैं यानी कि आपके पास 33124 और 28900, इन दोनों एरियाज को आपस में माइनस कर दो तो यू गॉट द एरिया ऑफ द रोड। याद रखना, अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं 170 को 6 से और आंसर को क्या करते हैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर देते हैं। नहीं करना, इस तरीके से करोगे गलत हो जाएगा सवाल, कोई तुक ही नहीं बनती इस तरीके से करने की, क्योंकि एरिया ऑफ द रोड निकालना है हमने, ठीक है जी। यार ये सवाल मैं बता के थक गया हूँ, मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, मीडियन आपको भी पता है कि किसको कहते हैं, मीन मीडियन मॉड के सवाल हमेशा तौर पर पूछे जाते हैं, तो मीडियन हम किसको कहते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएं मीडियन किसको कहते हैं। मिडिल पॉइंट को मीडियन कहते हैं, और यहाँ पर देखिए हम पहले 40 को करते हैं, फिर 20 को करते हैं, फिर 50 को करते हैं, फिर 25 को करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मसला है एंड 60 भी लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह मैंने ये अभी हरकत की है बच्चे यही हरकत करते हैं, तो आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी। एंड 60 भी है तो आप लोगों ने लास्ट वाला भी देखना है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हुआ, फिर यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 2 बच गए, इनका एवरेज ले लो, आंसर आ जाएगा 35, यानी कि 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 35। अच्छा जी, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है जनाब के गार्डन है, गार्डन में 729 ट्रीज हैं जो कि प्लांट हुए रो में, और किस तरह इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ट्रीज इन द रोज। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि 729 ट्रीज प्लांट हुए इन द रो में, और इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ट्रीज इन अ रो। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो। अब भाई हमने बताना है कि एक रो में कितने नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांट हुए। अब हमें ये पता है कि 729 ट्रीज प्लांट हुए हैं रोज में, लेकिन एक रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट हुए हमने ये फाइंड आउट करना है। चलें जी कर लेते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, सिंपल आपने कहाँ गया, हाँ, अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने 729 है ना, ठीक है, 729 यू सिंपल गॉट दी अंडर रूट, और आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 27। बहुत ही आसान एमसीक्यू है ये, ठीक है जी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं कमेंट सेक्शन में इसकी डिटेल भी दे दूंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर्ड रीजन इज 36 मीटर, 36 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ इट साइड ऑब्वियसली अंडर रूट 36 करेंगे एंड यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 6। द डेसिमल विच कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी डेसिमल या फ्रैक्शन लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन, और अगर ये कहते हैं विच कैन नॉट बी रिटन तो वो हमारे पास हो जाएगा इररेशनल फ्रैक्शन। A space shuttle travels 7,80,720 किलोमीटर डिस्टेंस इन 240 आवर्स। हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन 1 आवर। भाई सिंपल आपने बताना है कि 1 घंटे में जो है वो कितना ट्रैवल किया। ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कहीं किया हुआ है। अभी मुझे कहाँ गया जरा मुझे यार ये चेक करने दो। डिस्टेंस पर आवर, ये देखो यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, पर आवर डिस्टेंस निकालना है। पर आवर डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा पहले ये चीज़ समझो। देखो जितने भी किलोमीटर्स आपको दिए हुए ना 720, 780 और 720, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसको आपने एक करके लिख लेना है, ठीक है जी। 780 720 सही है जी, ये हो गया आपके पास, और डिवाइड कर देना 240 आवर्स पे, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा कि भाई कितने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया उसने 1 घंटे में, सिंपल। अच्छा जी आगे चलते हैं। टोटल अमाउंट, यार ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ, ये दोबारा नहीं मैं करवा रहा। 53 वाले क्वेश्चन पे देखो तो वो यही कह रहा है जनाब कि आपके पास सिंपल क्या है, बी डिमैस लगाना है, बोर्ड डिमैस कह लो, बी डिमैस कह लो, वही जो आपके पास सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो लगाना है एंड यू गॉट दी आंसर। आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नीचे जाने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट और प्रीमियम एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, खुदारा इस वीडियो को गौर से देख लो, और अगर इस वीडियो पर 1 घंटे तक 1K व्यूज आ जाते हैं तो मैं पार्ट 2 में मजीद प्रीमियम एमसीक्यू जो कि मैंने अभी नीचे नहीं गया उस फाइल में, मैं मजीद शेयर करूंगा, ठीक है जी। जितना जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे उतनी जल्दी वीडियोज आएंगी। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल व्हेन द बॉडी डैश हैज जीरो एक्सेलरेशन। देखिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल बनेगी, जब आपके पास जीरो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है जी। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, इनर्शिया बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉज पता होने चाहिए. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है जनाब? एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर इन फोर्सेज, पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर. सही है जी, फोर्सेज इन नेचर की एग्जिस्टेंस को बताता है, पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर की एग्जिस्टेंस को. डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए. एम का मतलब होता है मैस, एम ए क्या होता है हमारे पास? एक्सीलरेशन, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर को हम क्या लिखते हैं? एल. सेकंड को क्या लिखते हैं? टी माइनस टू. तो एम एल टी माइनस टू. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज? सो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है. द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ द बॉडीज आर, दोनों बॉडीज की कोलिजन इलास्टिक कब होती हैं? जब वो बॉडीज आपस में सॉलिड और हार्ड हों. ठीक है जी. व्हेन अ कार, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, काफी दफा रिपीट हुआ है, कल भी आने के चांसेस बहुत कभी हैं. When car takes turn around a curved road, the passenger feel the force acting on them in a direction away from the center of the curve. It is due to, देखो वो ये कह रहा है जब आप राइट की तरफ मुड़ते हैं पैसेंजर लेफ्ट की तरफ क्यों जा रहा होता है? ऑपोजिट क्यों जा रहा होता है? जिसकी तरफ हम मोड़े होते हैं उसके ऑपोजिट की तरफ क्यों जा रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है कि जो सर्कल से बाहर कोई चीज को ले जाए. ठीक है जी. व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन? सो ये स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होती है हमारे पास, which shows the correct relation between the time of flight and maximum height. Option A is the correct option. Taking off rocket can be explained by, बड़ा इंपॉर्टेंट, फायरिंग ऑफ गन का भी सवाल आता है. इसी सवाल में पूछा जाता है कि फायरिंग ऑफ गन किसकी एग्जांपल है? तो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है. व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल? सो tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 seconds इज, सिंपल यार, बहुत आसान. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, आपको ये भी पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है 9.8. बहुत आसान सवाल हो गया जी. आगे चलते हैं. किस तरीके से करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यार, सिंपल इट इज. ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देना उसको. सॉरी. अच्छा, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस इन एग्जांपल ऑफ. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन. यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लिटरली गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आवाज सही आए कम से कम आप लोगों को. और यार लाइक कर दो. एट विच एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम? तो 45 एंगल पे जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास मैक्सिमम होती है. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आपको भी पता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है. वाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल्स इन सम सर्कमस्टेंसेज ऑफ प्रिसीजन? यार एयर रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फेल कर जाता है सम सर्कमस्टेंसेज में. अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स डैश. क्या चीज चेंज हो रही है भाई? डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है ओरिजिन से. जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से चेंज हो जाता है. व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो क्या चीज वेरिएबल या चेंज होती है? तो एक्सेलरेशन जीरो होती है. यानी कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हो सकता है आपको ग्राफ दे दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई लाइन सीधी है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और टाइम के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड रिप्रेजेंट करेगा. विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. Newton's laws do not hold good for particles move with velocity comparable to the velocity of the light. very important MCQ. आगे चलते हैं जनाब. आगे वाले में वो कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ. देखिए मैंने अगेन आपसे यही बात करूंगा, हाथ जोड़ के ये बात कह रहा हूँ कि लॉज ऑफ मोशन, चाहे वो इक्वेशन, लॉज ऑफ इक्वेशंस है, लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के लॉ है, सब कुछ पता होना चाहिए. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन p इज इक्वल्स टू mv बोथ मास एंड वेलोसिटी. यानी कि p इज इक्वल्स टू mv होता है तो बोथ मास एंड वेलोसिटी. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद. देखिए जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और जब डिस्टेंस ही स्ट्रेट लाइन हो जाए तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट की तरह हो जाता है. ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है. मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द इम्पल्स. इम्पल्स का क्या, इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से. सही है जी. ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप एथलीट्स रन बिफोर टेकिंग द जंप बाय डूइंग सो ही डैश, ही इंक्रीजेस द मोमेंटम. ये देखिए जी, इंक्रीजेस हिज मोमेंटम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस it falls during an interval of time between 1 and 2 seconds of its motion?
टेकिंग g इज इक्वल टू 10। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देखने को मिला है हमें क्या कह रहा है जनाब, वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि कितना डिस्टेंस लगेगा, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल्स ड्यूरिंग एंड टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड्स ऑफ द। सिंपल आपने करना है यार, सिंपल फॉर्मूला पुट इन करना है एंड यू गॉट द आंसर। डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जाउल इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने बताना है। दो ऑटोमोबाइल्स हैं, आर 150 किलोमीटर अपार्ट, 150 किलोमीटर अपार्ट हैं, ठीक है जी। वन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट दिस स्पीड एंड द अदर ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट दिस स्पीड इन हाउ, ये मैंने सवाल एग्जैक्ट करवाया हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सवाल आना चाहिए। जल्दी से बताएं कि इसको किस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करते हैं। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। द ब्रांच ऑफ साइंस, यार बहुत आसान सवाल बार बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों उसमें गलती करते हो यार। एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि मैटर और एनर्जी से डील करती है उसको फिजिक्स कहते हैं, लिखा हुआ भी है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जनाब। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ डैश फिजिकल साइंस, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज विच प्रोवाइड्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस इज डैश फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। फिजिक्स की जितनी भी टाइप्स हैं, चाहे वो जियो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, आयोनिक फिजिक्स, इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। यार सांस फूल गया यार। अच्छा जी, द डैश ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ऑब्वियसली न्यूक्लियर की बात हो रही है तो न्यूक्लियर फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल, सो फील्ड थ्योरी एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि ग्रेविटेशनल से जो है वो डील करती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स, ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि लिविंग थिंग्स से डील करे, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं बायोलॉजिकल, क्योंकि लिविंग थिंग्स है तो बायो आगे बायोलॉजिकल साइंसेज। द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब ही मूव होता है, स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। अच्छा जी, स्टडी ऑफ, यार सपोर्ट नहीं दिखाते हो, बहुत अफसोस होता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट दिखाया करो। स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंस। आगे चलते हैं जनाब। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यार, पता नहीं इसमें लोग क्यों गलती करते हैं। फर्स्ट बुक फिजिक्स की किसने लिखी थी, एरिस्टोटल ने लिखी थी। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैसलेस। देखो, प्रोटॉन में भी मैस होता है, इलेक्ट्रॉन में भी मैस होता है, न्यूट्रॉन में भी इवन के मैस होता है, फोटॉन में मैस नहीं होता है। सो फोटॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। Name the branch of science which deals with the study of sound and waves. So acoustics is the correct option. Option B जो है वो हमारे पास इसी करेक्ट ऑप्शन है। यार ये सवाल नेट 6 में आया, नेट 7 में आया, 14 जुलाई वाले टेस्ट में आया, 30 जुलाई वाले टेस्ट में आया, इवन के कल आज वाले टेस्ट में भी बहुत से लोगों को देखने को मिला कि द फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। यार ये इसको याद कर लो, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, फार्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। द यूनिट ऑफ, अच्छा यूनिट क्या होता है, K-1 जो है वो उसका यूनिट होता है। लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड, सॉलिड में हमेशा लीनियर एक्सपेंशन होती है, ना ही लिक्विड में होती है, ना ही बोथ, ना ही नन, ठीक है। व्हेन बॉडी इज इन मोशन, क्या चेंज होता है, यार देखो जब भी बॉडी मोशन में होना, बस ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी कि पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। आगे चलते हैं। अ मैन, अच्छा ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, इस तरीके से सवाल आते हैं छोटे मोटे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है जी 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बतानी है। अच्छा ये खैर न्यूमेरिकल नहीं है, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार। देखिए स्पीड और वेलोसिटी एक तरीके से एक ही चीज़ है, तो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार इज 0। क्यों, क्योंकि बंदा कार में बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो विद रिस्पेक्ट टू कार उसकी तो स्पीड तो 0 ही होगी ना। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनो। अब वो ये कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज मूव टूवर्ड ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड, देखो दो बॉडीज हैं, एक स्पीड से आ रही हैं और वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, डिस्टेंस उनका कम हो रहा है, और जो इनका डिस्टेंस है वो कम कितने रेट से हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 6 मीटर। इफ दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज एट द रेट देयर स्पीड आर। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो क्या करना है इसमें, कहा क्या जा रहा है, देखो दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, डिस्टेंस उनका कम हो रहा है, कितने रेट से, 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका फॉर्मूला है, यू नो बेटर, ठीक है जी। आगे देखो मीटर पर सेकंड किसका फॉर्मूला है, जल्दी से कमेंट में बताएं, स्पीड का, वेलोसिटी का, बिल्कुल। इफ दे मूव इन द सेम, अब देखो वो ये कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लग गए तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, देयर स्पीड्स आर। यार बहुत आसान सवाल, तो 5 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड, ये तो बगैर सॉल्व करे भी हो जाता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेट इज, तो आपके पास सिंपल जो है वो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 82/2। द ट्रैजेक्टरी, अच्छा ये सवाल काफ़ी दफ़ा आया, नेट 6 नेट 7 में भी आया, आने वाले एनटीएस में भी आएगा।
path of a projectile is parabola. Parabola is the correct option of this MCQ. The force beared by a wall on which water strikes normally at a speed of 10 meters per second and at discharge of itne meter cube per second is. सिंपल फॉर्मूला लगाना है एंड यू गॉट द आंसर. द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 30 एंड, अच्छा यार इसका तो आप रट्टा लगा लो. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड 30 एंड 60 इज इक्वल टू ईच अदर. क्या है? इक्वल टू ईच अदर. वेव्स ट्रांस, अच्छा यार ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा आया हुआ है. जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दफ़ा वीडियो देख के नहीं समझ आ रहा, दोबारा देखो और इस वीडियो को शेयर करो. अच्छा जी, वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी. एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन द कोलिजन बिटवीन द बॉडीज इन द सिस्टम इज इनइलास्टिक. देखो कोलिजन दो टाइप्स की होती है ना, इलास्टिक और इनइलास्टिक. अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए तो नेचर क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है जी. द एक्सेलरेशन इन द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेल्ड गैस. वेयर आर द वैल्यूज ऑफ एन बी? तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. Which of the following is not an example of projectile motion? गैस फिल्ड बैलून जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि गैस फिल्ड बैलून ऑब्वियसली एग्जाम्पल कैसे हो सकती है इसकी? The thrust on the rocket in an absence of gravitational force of attraction is, so constant is the correct option. The velocity of sound in air would become double than its velocity at 0 degrees Celsius at temperature 819 degrees Celsius. Ultrasonic have dash. Ultrasonic have frequency greater than 20 kilohertz. So these are the important MCQ जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से शेयर करो और लाइक करो. एक और वीडियो जाएगी, इसकी सारी कंटिन्यू है और इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा. टिल देन टेक केयर एंड